अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जोर का जोर। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे और अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। मैं हूँ सबीरा पाशा और मेरे साथ मौजूद हैं मीरब ज़ीशान। और जानते हैं कि व्हाट्सएप एंड स्पोर्ट्स में आज हमारे पास क्या खबरें हैं। बांग्लादेश में शिकस्त के बाद वेस्ट इंडीज में जीत, पाकिस्तान सीरीज 2-1 से फातेह हुई, T20 सीरीज अपने नाम की। इसी के साथ साथ अगर बात की जाए वेस्ट इंडीज़ सीरीज़ की, फ़खर जमान वेस्ट इंडीज़ सीरीज़ से बाहर हो चुके हैं। इंजरी के बायस वतन वापसी का फैसला। इंग्लैंड वर्सेस इंडिया बहुत ज़बरदस्त सीरीज़ रही। आप स्कोर देखें तो स्कोर में आपको लगता है कि जी सीरीज़ इक्वल हुई है, बट एक मैच जो है वो 5-5 दिन चला। एंड टुडे द फाइनल डे ऑफ द 5th मैच, और जिस तरह मोहम्मद सिराज ने विकेटों पे विकेटें हासिल की, जीत दिलाई इंडिया को और 2-2 से इस सीरीज़ को बराबर किया। साथ ही साथ हॉकी की बात भी कर लेते हैं। प्रो हॉकी लीग के लिए पाकिस्तान हॉकी को ऑफिशियल दावतनामा मौसूल हो चुका है। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के जवाब का इंतज़ार है। इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने गेस्ट्स की तरफ। हमारे साथ आज मौजूद हैं फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक। दूसरी जानिब हमारे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स एनालिस्ट, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हाफिज़ इमरान साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया आपका। साथ ही साथ हमें बीपर पर ज्वाइन किया राना मुजाहिद साहब ने, फॉर्मर इंटरनेशनल क्रिकेटर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? राना मुजाहिद साहब अस्सलाम वालेकुम। सेक्रेटरी ऑफ पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। और राना साहब, प्रो हॉकी लीग की खबरें आ रही हैं मुसलसल, और बात हो रही है कि अब पाकिस्तान की बारी है जवाब देने की। जवाब दे दिया गया है, क्या प्रो लीग का हिस्सा बन रही है पाकिस्तान टीम? देखिए जी, सबसे पहले बहुत शुक्रिया, आपने मुझे लिया पेपर पे। लेकिन ये मैं बता दूं कि अभी तो 12 अगस्त तक तो FIH ने हमें टाइम दिया हुआ है। ठीक है। और उसके लिए हमने पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को बता दिया है कि ये लाइन है हमारे पास, और ये अगर हम अपना लेते हैं तो इससे पाकिस्तान टॉप 10 टीमों में चले जाता है जी। और मैं समझता हूँ ये बड़ी मेहनत के बाद, ये 1.5 साल की वो मेहनत है जो प्रेसिडेंट तारिक बुख्ती साहब और पूरी फेडरेशन ने की है, और टीम ने मिलकर ये सारी एफर्ट करके तो टॉप 10 हॉकी खेलने का मौका मिलने जा रहा है बड़े अरसे के बाद। तो इसके लिए मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड भी बहुत सीरियस है, उन्होंने भी बड़ी तावन की यकीन दहानी कराई है। तो इंशाअल्लाह हमें ऑफिशियली कोई जवाब मिल जाएगा। हाँ। तो हम जरूर आपको आगाह कर देंगे। बट राणा साहब, आप तो दूर की खबरों पे नजर रखते हैं, तो कुछ पता तो चल रहा होगा, कुछ अंदाजा तो हो रहा होगा, बिकॉज ये तो 12 अगस्त तो बिल्कुल करीब है इस वक्त। जी, जो इस टाइम तक साइन मिल रहे हैं वो तो बड़े पॉजिटिव हैं, और इंशाल्लाह ताला मुझे पूरी उम्मीद है कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन भी बड़ी पॉजिटिव है। खिलाड़ियों का मोराल बड़ा हाई है, टीम मैनेजमेंट का मोराल हाई है, कोचेज का इस वक्त मोराल हाई है। तो मैं समझता हूँ जो हॉकी लवर्स है उनका मोराल हाई है कि इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान को बहुत देर के बाद एक मौका मिलने जा रहा है। तो इसको पाकिस्तान हॉकी बिल्कुल खोना नहीं चाहेगी और इसके लिए पूरी एफर्ट करेगी कि इंशाल्लाह ताला हम इसका हिस्सा बन जाए। राणा साहब, ताहिर जमान साहब ने कहा था कि वो जो $25 लाख की बात हो रही थी वो एक गलत फिगर थी, और हमने अमेंड करके सही फिगर भेज दिए प्रो लीग के लिए, यानी वो कम है इससे। ये भी एक पॉजिटिव साइन है कि हाँ जी वो कम खर्चा है, इतना ज्यादा खर्चा नहीं है कंपेरेटिवली जितना स्पेक्यूलेट हो रहा था। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने, ये ऐसी ही है बात कि वो बिल्कुल गलत बात थी, और इसके लिए हमने सजेस्ट किया है, जो एस्टिमेटेड बजट दिया है हमने गवर्नमेंट को, उसके लिए हमने 35 करोड़ रुपए की डिमांड की है। तो मैं समझता हूँ कि ये 35 करोड़ की डिमांड है हॉकी लीग के लिए, और उसमें हमने कोई $25 लाख नहीं मांगे। ठीक है राणा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स अ लॉट फॉर अपडेटिंग अस। और हालात और जज्बात ऐसे ही लग रहे हैं कि प्रो लीग में पाकिस्तान हॉकी टीम शिरकत करती हुई दिखती है। राना मुजाहिद साहब, दी पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन वाज विद अस। तो अच्छी खबर एक खेल के लिए। रऊफ, ऑब्वियसली पाकिस्तान हॉकी की जब हम बात करते हैं, यस क्रिकेट को तो फॉलो करते हैं, मगर शायद पाकिस्तान हॉकी के लिए हम पाकिस्तानियों का दिल अलग तरीके से धड़कता है। देखिए, बड़ा अच्छा मेरा ख्याल है कि आपका स्टार्ट हुआ, क्योंकि मैं खुद भी हॉकी खेलता रहा हूँ। क्रिकेट से पहले हमने हॉकी ही खेली थी, क्योंकि क्रेज़ हॉकी का था। माजिद खान, पाकिस्तान के जो काफ़ी जो पास्ट के प्लेयर्स हैं हॉकी खेलते रहे हैं, फिटनेस के लिए भी, शौक के लिए भी, और एक पूरी जनरेशन को शौक था हॉकी का। अब इशू क्या है, देखिए कि सबसे जो बड़ी बात मैं करता हूँ कि 4 दफ़ा का पाकिस्तान ओलंपिक चैम्पियन है, 4 दफ़ा का वर्ल्ड चैम्पियन है जी, और बेशुमार पाकिस्तान के पास दूसरे एजाज़ात हैं हॉकी के।
और जिसे हसन सरदार, समीउल्लाह, हनीफ खान, शहबाज सीनियर, बेशुमार शाहिद अली खान, मंसूर अली खान जैसे नाम पैदा किए, अब उसको, उस ऑर्गेनाइजेशन को, उस फेडरेशन को यहाँ पर लाकर खड़ा कर दिया गया है कि उनको इनविटेशन आता है बाहर से और उनके पास फंड्स नहीं है उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए। लास्ट ईयर मेरा ख्याल है कि अजलान शाह में था, पार्टिसिपेशन के फंड्स नहीं थे इनके पास। ऑस्ट्रेलिया में टीम गई है, किसी से मांग के उनको खाना खिला रहे हैं। अजलान शाह में फंड्स नहीं थे, अजलान शाह में जो खर्चे किए थे वो पैसे पूरे नहीं दिए थे, इस वजह से हमारे ऊपर बैकलैश आया था। देखिए ये क्यों हुआ, पाकिस्तान हॉकी का डिजास्टर क्यों हुआ, पाकिस्तान की जो स्पोर्ट्स का कल्चर है क्यों तबाह हुआ, बेसिक तो ये इश्यूज है ना, इसको सॉर्ट आउट करना चाहिए। हमारे इस पर कोई बात करता ही नहीं है। देखें जी, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? मैं जो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के पास इस टाइम पे जो फैसिलिटीज़ हैं वो मेरा ख्याल है कि यूरोप में आप किसी भी छोटे से गांव में चले जाएं, क्योंकि मैं वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा खेलता रहा हूँ, आप किसी छोटे से छोटे शहर में चले जाएं, वहाँ पे उससे ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप मिलेगा हॉकी का जो पाकिस्तान की नेशनल टीम के पास और पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के पास है। ये हमने हॉकी का हल कर दिया। कबड्डी हमारा देख ले, एथलेटिक्स हमारी देख ले, फुटबॉल हमारी देख ले, दो पैरेलल ऑर्गेनाइजेशन हम चला रहे हैं और उसी समझ पे अब ये जो क्रिकेट एक रह गया था उसको भी लेके जा रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये गवर्नमेंट को इस पर नोटिस दिलाना चाहिए और जो राइट मैन फॉर द राइट जॉब, जो कॉम्पिटेंट लोग हैं, जो एजुकेशनिस्ट हैं, जिनका एक्सपीरियंस है इस फील्ड में, उनको यहाँ पर लाकर अपॉइंट करें जो दिल से काम करना चाह रहे हैं। ये जो पैराशूटर्स पकड़ कर डाल देते हैं ना, ये सारा आपका सिस्टम बर्बाद करके भाग जाते हैं, अपना पैसा बनाते हैं, अपने जो उनके फ्रंटमैन होते हैं उनको क्रिकेट बोर्ड में, हॉकी फेडरेशन में, फुटबॉल फेडरेशन में लाते हैं, पैसा बनवाते हैं, 6 महीने के बाद वो निकल जाते हैं वहाँ से। कोई भी खेल हो, राइट मैन फॉर द राइट जॉब नहीं दिखता। हाफिज, 2018 में ये हो सकता था, जिस वक्त हम पीनलाइज हुए, प्रो लीग का हिस्सा हम बन सकते थे, बट उस वक्त पैसे नहीं। इस दफ़ा शायद बहुत ज़्यादा पुरुम्मीद लगे राना साहब जब उनसे बात की। देखिए, पहली बात यह है कि ये कोई पाकिस्तान हॉकी ने अर्न नहीं किया है। ये न्यूजीलैंड अगर खेल लेता तो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन, पाकिस्तान हॉकी टीम प्रो हॉकी लीग में नहीं जाती, पहली बात। दूसरी बात, बड़ा खुश लग रहे थे राना साहब कि हमने ये जो $25 लाख की बात है, ये पाकिस्तान स्पोर्ट के डायरेक्टर हैं यासिर पीरजादा साहब, मीडिया ने उन्हीं को कोट किया हुआ है, अभी उठाकर देखें आप तो आपके सामने वो खबर आ जाएगी कि यासिर पीरजादा, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी और उसमें PHF के सेक्रेटरी साथ ही थे गालिबन, जब ये $25 लाख की खबर और 75 करोड़ पाकिस्तानी रुपीज़ जो हैं उनकी खबर आई थी कि ये इतने पैसों की ज़रूरत होगी, तो ये किसी ने झूठ नहीं फैलाया। अगर ये किसी ने फैलाया तो जाके उसको पकड़ लें। तीसरी बात यह है कि पाकिस्तान हॉकी को सिर्फ़ और सिर्फ प्रो हॉकी लीग में ही शिरकत की ज़रूरत नहीं है, एक मुकम्मल मनसूबाबंदी और ठोस हिकमत अमली की ज़रूरत है कि जब आपके मुल्क में हर जगह आपको हॉकी खेलते हुए लोग नज़र आएँ और एक ऐसा निज़ाम जो लोगों को ड्राइव करे टुवर्ड्स पाकिस्तान नेशनल टीम, उस चीज़ की ज़रूरत है जिसकी हमें कमी नज़र आती है। पाकिस्तान हॉकी टीम प्रो हॉकी लीग में जाती है, बहुत अच्छी चीज़ है कि खिलाड़ियों को मिलेगा दुनिया के बेहतरीन हॉकी टीमों के ख़िलाफ़ खेलने का मौका, लेकिन इसको ये कहना है कि ये पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की 1.5 साल की कारकर्दगी की बुनियाद पर मिला है, ये हक़ाइक़ के मुनाफी है। ये पाकिस्तान के लड़के अच्छा खेल रहे हैं, इनको भरपूर मौके मिलने चाहिए, इनकी सलाहियतों के इजहार के। ताहिर ज़मान इस टीम के हेड कोच हैं, न सिर्फ उनको पाकिस्तान की सीनियर बल्कि जूनियर टीम की जो सिलेक्शन है, एक पूरा पाथवे पाकिस्तान के हेड कोच को डिज़ाइन करना चाहिए और हुकूमत को उसको चलिए इतना तो क्रेडिट दे सकते हैं ना कि ताहिर ज़मान को लाने का तो क्रेडिट इसी बोर्ड, इसी फेडरेशन का था ना, यही सेटअप था जो ताहिर ज़मान को लेकर जो लोग आते हैं फिर अब वो और चीज़ें उसमें होती हैं। ठीक है, ताहिर पहले भी रहे हैं, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। जो अच्छा है सो अच्छा है, जो अच्छा नहीं है वो उसको अच्छा कहा नहीं जा सकता। ताहिर एक अच्छे कोच हैं ताहिर ज़मान साहब, और उनको एक आज़ादी मिलनी चाहिए और उनको इस झंझट से आज़ादी होनी चाहिए बुनियादी तौर पर कि पाकिस्तान के पास फ़ंड्स हैं या नहीं है। एक कोच की मुकम्मल तौर पर तवज्जो उसकी टीम की तैयारियों के ऊपर, उसकी अमल दरामद के ऊपर और उसके बैकअप के ऊपर, मैक्सिमम जो पोटेंशियल है प्लेयर्स का, उससे जो उसने निकालना है उसकी तरफ होनी चाहिए। डॉक्टर साहब, बिल्कुल एक कोच की जिम्मेदारी होती है और आई थिंक वो निभा भी रहे हैं कहीं ना कहीं, लेकिन मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि जब फेडरेशन लूज़ करती है कहीं पर डिबेट करना, लोगों के लिए आवाज़ उठाना, तो फिर खुद ही प्लेयर्स भी इस बारे में बात करने लग जाते हैं, कोचेस भी आवाज़ उठाने लग जाते हैं, तो ये कमी कहीं ना कहीं फेडरेशन की तरफ से नहीं है? देखिए, ये जो अभी उसी का तसलसल है कि आप राइट मैन फॉर द राइट जॉब आप बंदे को लाते नहीं हैं। होता है क्या कि आप कोच को पकड़ के उसको सेक्रेटरी लगा देते हैं, उसको मैनेजर लगा देते हैं। मैनेजमेंट एक टोटल डिफरेंट साइंस है। आपने अगर इसमें आपके पास डिग्री है मैनेजमेंट की, आपके पास MBA किया हुआ, आपने कोई एक्सपीरियंस
किसी बड़े इदारे के साथ काम किया हुआ है, फिर आप इतने बड़े इदारे पे आकर बैठे क्रिकेट बोर्ड में या हॉकी फेडरेशन में या फुटबॉल फेडरेशन में। या अगर आपने आप कोच को एक देखें, एक जो प्लेयर है, मुझे पता है हम सारी ज़िंदगी मेरा इसी फील्ड में गुजरी है 30-35 साल, जो हमारे प्लेयर्स का IQ लेवल है वो इस काबिल नहीं होता कि वो किसी ऑर्गेनाइजेशन को रन कर सके। ऑर्गेनाइजेशन तो बहुत दूर की बात है, आप ये किसी क्लब को रन करने की भी एबिलिटी नहीं रखते, क्योंकि ये एक मैं आपको पाकिस्तान के कई जो टॉप के प्लेयर्स हैं उनकी मैं मिसालें दे सकता हूँ जो कि छोटे छोटे शहरों में आए हैं और वहाँ से वो पाकिस्तान टीम में पहुँचे और लेजेंड्स बने हैं, मगर उनके जो अपने जो क्लब्स हैं, जो अपने डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वहाँ पे अपने सिटीज़ हैं और उस क्लब जिसने उनको प्रोड्यूस किया है उनका बेड़ा बिल्कुल गर्क हो चुका है। तो ऐसे लोगों को जब आप इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन दे देंगे पूरे पाकिस्तान की, तो फिर आप उसका खुद ही अंदाज़ा लगा लेंगे उसका क्या हाल होगा। ये हम 2-3 चीज़ों को मिक्स करते हैं। हम बगैर एजुकेशन के हमारे साबका प्लेयर्स हैं, हम उनको उठाते हैं डायरेक्टर अकेडमीज का। वैसे कथा कलामी की माजरत, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आपने की है। हम हमारे बड़े बड़े सीनियर प्लेयर्स हैं, हमारे बहुत नामी गिरामी प्लेयर्स हैं ऐसे, जो कि जब वो किसी मैनेजेरियल पोस्ट पे आते हैं या इवन किसी कोचिंग पोस्ट पे आते हैं तो वो उस तरह कम्युनिकेट नहीं कर सकते, वो उस तरह डिलीवर नहीं कर सकते कि हम जैसे खेलते थे वैसे हम किसी को खिलवा सकें। क्या मेजर रीज़न है हमारे यहाँ आके प्लेयर्स उस तरह ग्रूम क्यों नहीं होते, वो ग्रूमिंग क्यों नहीं आती? हम यही कॉन्ट्ररी इर्द गिर्द देखते हैं। मैं नहीं जा रही वेस्ट के मुल्कों की तरफ, ना मैं ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स की बात कर रही हूँ ना इंग्लिश, बिकॉज वहाँ एजुकेशन, आपकी इनिशियल एजुकेशन मैंडेटरी होती है, हमारे एजुकेशन के बगैर आते हैं। मगर ऐसे ही हमारे रीजन के और बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो कि मैच्योर और दिखते हैं इस तरह, हमारे वाले नहीं दिखते, क्यों? देखिए, इसका बेसिक इशू ये है कि जो ये कंट्रीज़ हैं जिनकी आप मिसाल दे रही हैं, वहाँ पे जो कोचिंग कल्चर है वो राइट फ्रॉम द ग्रास रूट लेवल से डेवलप है। हाँ। और वो काफ़ी अरसे से वो वहाँ पे फंक्शन है, काम कर रहा है। उसमें जो भी बच्चा पाथवे से आता है स्कूल से, अंडर 14 से, अंडर 13 से, अंडर 16 से, उसको पता होता है कि मैंने कोच के साथ किस तरह काम करना है और वो कोच को बाकायदा सुनता है, उसकी बातों पे अमल करता है। फिर जो कोचेज़ होते हैं उनको वहाँ पे बड़ा छोटा कोई नहीं होता कि इसे 100 टेस्ट या 100 इंटरनेशनल मैचेस हॉकी के या क्रिकेट के खेले हुए हैं तो इसको कोच लगा दें, इस तरह कहीं नहीं होता। वहाँ पे एक पूरा कोचिंग एजुकेशन प्रोग्राम होता है, आपके पास डिग्रीज होती हैं जो आपको सिखाती हैं कि एक जो प्लेयर है उसकी साइकोलॉजी को किस तरीके से एड्रेस करना है, उसको बायोमैकेनिक्स को किस तरीके से एड्रेस करना है, उसके जो मोटर स्किल्स हैं उसको कैसे एडजस्ट करना है, फिर जो उसकी रिहेबिलिटेशन प्रोसेस है उस पर उसको किस तरीके से एडजस्ट करना है। वो जितने बेसिक फंडामेंटल्स होते हैं वो सारे के सारे वो बचपन से उनको सिखाना शुरू कर देते हैं और फिर जो प्लेयर है वो विद द पैसेज ऑफ द टाइम ग्रूम होके वो अपनी नेशनल टीम तक पहुंचता है। तो ये एक पूरा ना एक सर्कल डेवलप हो चुका होता है, कोच का भी और प्लेयर का भी। हमारे बदकिस्मती क्या है कि हमारे कोचिंग का नामो निशान भी नहीं है नीचे क्लब लेवल पे। दूसरा जो उससे बड़ा ब्लंडर, जब हम जब जाते हैं फर्स्ट क्लास टीमों में, जब वहाँ पे हमें कोचेस मिलते हैं अंडर 19 खेलने के लिए या फर्स्ट टाइम जब हम कोचेस देखते हैं तो हम परेशान हो जाते हैं कि हमारे पास तो हमने कभी कोच की सुनी ही नहीं है, ना हमें कभी किसी ने कोच किया, हम नेचुरल टैलेंट पे आए हैं। तो वहाँ पे एक कोचेस का एक फौज बैठी होती है। हाँ। वो ये बॉलिंग कोच आपको कुछ बता रहा होता है, बैटिंग कोच कुछ बता रहा होता है, फील्डिंग कोच कुछ बता रहा होता है, ट्रेनर कोई और चीज़ बता रहा होता है और जो फिजियोथेरापिस्ट है वो कुछ और चीज़ बता रहा होता है। तो बच्चे का जो माइंड है वो अपसेट हो जाता है। मैं कतई कलामी की माजरत चाहती हूँ, हमारा अंपायरिंग का मेयार भी बहुत ख़राब है डोमेस्टिक में। देखिए बेस किसी चीज़ की भी बेस नहीं है ना, आप बेसिक लेवल पे कोई काम भी ग्रास रूट पे नहीं कर रहे। हाँ। आपने कल्चर डेवलप किया ही नहीं हुआ। आपको पता है अंपायरिंग यहाँ पे कैसे होती है, 2-3 एक क्लब है ये इधर लाहौर का, उसी से 4-5 अंपायर्स आते हैं, वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में उनकी लॉबी है, वो अपने 5-6 अपने जो अपने उनके होते हैं साथ दोस्त उनको एडजस्ट करते हैं, उनको एलीट पैनल में भेज देते हैं और इस तरह उनका काम शुरू हो जाता है। तो ये जो सिस्टम है ये पूरा का पूरा जो है ये एक माफिया की तरह चलता है। ये कोचिंग प्रोग्राम से लेके कोचिंग एजुकेशन प्रोग्राम, अंपायरिंग, मैच रेफरी, ग्राउंड्समैन और हाफिज, ये सारा कुछ सुन के तो मुझे ये ऐसा लगता है कि हम कभी भी कोई तब्दीली नहीं देख सकते ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, बिकॉज जितना ये सिस्टम रोटन हो गया। देखिए, 2 चीज़ें हैं। चूँकि तालीम से बात शुरू हुई थी, अभी चंद दिन पहले यहाँ पर सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात साहब आए थे, तो मैंने उनसे गुजारिश की ये जितने भी पाकिस्तान के टॉप एथलीट्स हैं, टॉप क्रिकेटर्स या जितने भी और लोग जो हुकूमतों से मिलते हैं, हुक्मरानों से मिलते हैं, कभी मैंने तो सुना नहीं है, अगर किसी ने सुना तो तस्हीह कर दे कि पाकिस्तान में आज भी खेलों को कहा जाता है गैर निसाबी सरगर्मी। क्या जुल्म है यार। उनको वज़ीर साहब को मैंने यहाँ पर कहा, मैंने कहा सर कुछ खुदा का खौफ करें,
इसको बदल दें। ये हम निसाबी सरगर्मियों का इसको दर्जा दें। आप तो डिस्करेज कर रहे हैं, आप दुनिया के साथ मुकाबला करना चाहते हैं खेलों में और आप उसको कह रहे हैं गैर निसाबी हैं। तो एक तो ये है, और ये वफाकी हुकूमत तक भी ये बात होनी चाहिए, और ये जितने भी लोग जाकर वहाँ पर मिलते हैं वज़रा से, मुशीरान से और वज़ीरान कराम से, उनको ये चाहिए कि सबसे पहले ये दर्जा बदला जाए हुकूमत का। मैं उम्मीद करता हूँ कि सूबाई सतह के ऊपर जो वज़ीर हैं और इसके तालीम के, वो कम अज़ कम इसको ठीक करेंगे। दूसरी बात आपने कहा कि अच्छा साहब, ये बड़ी इंपॉर्टेंट आपने बात की है, मैं थोड़ा सॉरी आपको कट ऑफ कर रहा हूँ। हाँ, ये जो एजुकेशन की बात इन्होंने की है ना, कि जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में आती है स्पोर्ट्स, ये नहीं होनी चाहिए। देखिए अब ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने क्रिकेट को राइट में शामिल कर दिया, ठीक है। साउथ अफ्रीका में जो स्पोर्ट्स साइंसेज है वो आपको बिल्कुल पहली क्लास से शुरू कर दी जाती है, ताकि जो बच्चा एथलीट कोई भी आता है वो उसको बेसिक अब सारा कॉन्सेप्ट का पता हो, उसको अपनी न्यूट्रिशन का पता हो, उसकी अपनी फिटनेस का पता हो, उसको अपनी साइकोलॉजी का पता हो, उसको हर चीज़ बेसिक जो फंडामेंटल्स हैं उन सब का पता हो। तो ये आफिस साहब ने बड़ी अच्छी बात की है कि ये एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ नहीं है, इसको प्रो करिकुलर एक्टिविटीज़ में कन्वर्ट करना चाहिए, क्योंकि इससे अगर आप इसको स्पोर्ट्स का हिस्सा नहीं बनाएंगे, इसको निसाब का हिस्सा नहीं बनाएंगे स्पोर्ट्स को, तो फिर तो आपका मेरा ख्याल है कि पूरा ढांचा ही सफर करेगा। ओलंपिक मेडल्स जो हैं जहाँ पर दुनिया लड़ती है, चाइना है, रशिया है, अमेरिका है, इंग्लैंड है, या दुनिया के जो बड़े ओलंपिक टेबल्स के ऊपर लोग ममालिक होते हैं, उन सब के लोग जो हैं वो वहाँ पर आपको उनकी जामियात से नजर आते हैं। अब आपने हाफिज जस्ट होल्ड योर थॉट हियर, क्योंकि हम जाएंगे एक ब्रेक पर, और ब्रेक से जब वापस आएंगे इस प्लेटफॉर्म पे ये भी बात हुई है कि व्हाई नॉट एजुकेशन मिनिस्ट्री और स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री को एक साथ कर दिया जाए, कि वो कोऑर्डिनेशन में रहें, कि ये हिस्सा बन जाए। ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाते हैं। एंड वेलकम बैक टू जोर का जोर। ब्रेक पे जाने से पहले डिस्कशन हो रही थी, मुझे रऊफ ये लगता है कि जब से एजुकेशन मिनिस्ट्री और स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री को डिटैच किया गया था, तब से हमें वो गलतियां दिखना शुरू हो गई। बट अब गलतियों से ज़रा मूव ऑन करते हैं, बिकॉज हमने बांग्लादेश की सीरीज़ में तो गलतियां की थी, बट वेस्ट इंडीज़ में इतनी गलतियां नहीं हुई, शायद वेस्ट इंडीज़ की तरफ से गलती हो गई। सो आखिरी मैच जो है वो हमें जीत की नज़र में मिल गया, वरना वो जो मिस कैलकुलेशन थी अगर वो ना होती तो शायद मुश्किल हो जाता हमारे लिए। देखिए, एक तो शॉर्ट फॉर्मेट है, इसमें आप कुछ नहीं कह सकते, कोई भी टीम किसी टाइम पे भी रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकती है। असल चीज़ है जो लॉन्ग फार्मेट है, जो आपके प्लेयर्स हैं, जो आपका कोचिंग स्टाफ है या जो आपका बोर्ड है, उसका रियल टेस्ट होता है टेस्ट क्रिकेट में, जो पाकिस्तान खेलता ही नहीं है। और वो जो होता है ना कि कछुए ने अपनी वो गर्दन छुपाई होती है, उस तरीके से एक्ट कर रहा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के। वो तक की बात करें, हम तो ओडीआई भी नहीं खेलना चाह रहे थे, तो वो तो वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड ने हमें कि ये ऐसे लोग पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में बैठे हुए हैं कि ये वेस्ट इंडीज़ की मेहनतें कर रहे हैं कि भाई जो 3 हमने ओडीआई खेलने हैं, इसी जगह उनको T20 में कन्वर्ट कर दो। यानी कि इस कदर इनके दिमाग में ये T20 क्रिकेट सवार है। इसका मतलब क्या है कि ये पाकिस्तान क्रिकेट को स्टैब्लिश करना ही नहीं चाहते। जब इशू क्या होता है, जब आपके पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बाकी ना रहे, जब आप डेवलपमेंट का काम करने से कासर हूँ, जब आपका फर्स्ट क्लास स्ट्रक्चर बिल्कुल ज़ीरो हो चुका हो, जब आपकी मैनेजमेंट बिल्कुल किसी किस्म का कोई काम करने के काबिल ना हो, तो फिर आप लॉन्ग फार्मेट से दूर भागते हैं। क्योंकि लॉन्ग फार्मेट ऐसा फार्मेट है कि जो आपका पूरा सिस्टम है उसको एक्सपोज करके रख देता है। हाँ। अभी देखिए, आपने इंग्लैंड और जो इंडिया की सीरीज़ चल रही है, उससे पहले ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की सीरीज़ थी, फिर साउथ अफ्रीका और इसका वर्ल्ड चैम्पियनशिप का फाइनल हुआ है, तो पूरी वर्ल्ड ऑफ क्रिकेट उसमें इन्वॉल्व रही है और लोगों ने उसको फील किया कि दोबारा रिवाइवल हो रहा है टेस्ट क्रिकेट का। और पता चल रहा था कि ये ऐसे कंट्रीज़ खेल रहे हैं जहाँ पे जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो ICC उनको फंडिंग देती है, उसको जस्टिफाई वो कर रहे हैं कि हमारा सिस्टम। और वो जो 4 दिन की डिबेट चल रही थी ना कि नहीं जी टेस्ट क्रिकेट 4 दिन पे हो जानी चाहिए, ये जो सीरीज हुई तीनों ऊपर तले, उन तीनों ने इसको नेगेट कर दिया, क्योंकि सारे मैचेस 5-5 दिन तक। ये बात कहां से शुरू हुई थी? ये टेस्ट क्रिकेट को लिमिटाइज की पाकिस्तान से शुरू हुई थी। और शर्म आनी चाहिए, ये लेजेंड्स है, पाकिस्तान क्रिकेट का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। सिर्फ पाकिस्तान की क्रिकेट का नहीं बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड ये इस काबिल भी नहीं है कि इनको इनके नाम के साथ लेजेंड लगाया जाए कि आप टेस्ट क्रिकेट को कह रहे हैं कि रिड्यूस करके आप 5 दिन से 4 दिन पर ले आएँ। और आपने देखा ये जो टेस्ट सीरीज हुई है 4-5 टॉप टीमों की, पूरी वर्ल्ड इसमें इन्वॉल्व रही है और जितने पूरी दुनिया के स्पेक्टेटर्स हैं सब इसमें पूरे 5 के 5 दिन इन्वॉल्व रहे हैं। फिर हमारे लेजेंड्स क्या कहते हैं कि जो वनडे है उसको भी 25 या 30 ओवर पे महदूद कर दिया जाए, उसकी जगह T20 किया जाए और ये जो वनडे क्रिकेट है इसको खत्म कर दिया जाए। मसलन कि ये सिर्फ ये वनडे क्रिकेट नहीं खत्म करना चाह रहे, ये पाकिस्तान से पूरा क्रिकेट का इंफ्रास्ट्रक्चर उसको तबाह बर्बाद करना चाह रहे हैं। और बदकिस्मती क्या है कि यही लोग पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन जो पिछले 10-15 साल से बनते आ रहे हैं और अभी हैं,
उनके ये आगे मशीर लगे हुए हैं और उन ये जो पाकिस्तान क्रिकेट का दिमाग इन लोगों पे मुश्तमिल है जिनका अपना दिमाग ही नहीं है कि वो कहते हैं कि टेस्ट क्रिकेट को ही लिमिटाइज कर दिया जाए। बिल्कुल, बड़ा अच्छा पॉइंट आपने रेस किया कि दिमाग इन मुश्तमिल है इनके ऊपर। हाफिज साहब, वही बात आ जाती है कि जब सरबराह शायद चीज़ों की इतनी जानकारी नहीं रखता तो वो डिपेंड करता है मशीर के ऊपर। मशीर ठीक हैं या नहीं है ये एक अलग डिबेट है, लेकिन सरबराह का चीज़ों को समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, बिल्कुल ज़रूरी है, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है कि अगर आप एक टीम बनाते हैं और अगर आप टीम बेहतर नहीं बनाएंगे तो आपके लिए मुश्किलात होंगी। ये बुनियादी किसी भी इदारे को चलाने के लिए उसकी जो बुनियादी ज़रूरियात हैं अगर या बुनियादी चीज़ें हैं अगर आप उससे नावाकिफ़ होंगे तो फिर आपके लिए मुश्किलात तो होंगी और फिर ये गाए बगाए वक्तन फ़वक्तन आपको नज़र आती रहेंगी। और ये कोई आम खेल तो है नहीं है। यहाँ पे पाकिस्तान में समझा जाता है कि सबसे आसान है क्रिकेट, तो फिर डॉन ब्रैडमैन या फिर गलत हैं या फिर हम सारे गलत हैं जिन्होंने कहा था आखिरी अपना टेस्ट मैच के ऊपर कि जब खेल की समझ आई है तो खेलने की उम्र गुजर गई है। तो मुझे तो रऊफ साहब ज़रा रहनुमाई करते हैं फिर कि या तो डॉन ब्रैडमैन जिसने 99.94 का एवरेज है या वो गलत है या फिर हम गलत हैं। ये सिंपल एक हमारा मेजर देखें इंटरेस्ट टेस्ट का वहीं से पता चल जाता है जब हमने एक ऐसे कोच को लगा दिया कि हाँ जी कॉन्ट्रैक्ट बाकी है, इसको क्या करें, कहाँ किस जगह अपॉइंट करें, तो चलो जी टेस्ट का कोच लगा देते। तो अजहर महमूद साहब को हमने टेस्ट का कोच लगा दिया। देखिए, वो कॉन्ट्रैक्ट की पैसे देने थे, पैसे बचाने के लिए कि आपने कॉन्ट्रैक्ट उसके साथ साइन किसने किया। आप सबसे पहले तो उस आदमी को पकड़े ना कि जिससे ये एक बेहुदा किस्म का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है कि अगर आप छोड़ जाएंगे या आपकी नाकाम ये जो आपकी ये नाकाम परफॉर्मेंस है इसकी वजह से हम आपको निकालने लगेंगे तो आपके दोबारा पैसे देने नहीं। बट जितनी अनसर्टेनिटी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में रऊफ ऐसे ही करना चाहिए कि 3-3 महीने का क्वेश्चन तो रखना ही चाहिए। ये पहली दफा नहीं हुआ। हाँ। आप मेंटोर आपने चैंपियंस का अपने 6 मेंटोर आपने अनाउंस किया 50 लाख रुपए पे। आपने एक 15 दिन का टूर्नामेंट करवाया, बोगस टूर्नामेंट था बिल्कुल, उसका कोई रिजल्ट नहीं निकला और उन 6 मेंटोर्स वो घर बैठे रहे और वो आपसे पैसे लेते रहे और वो इंतजार करते रहे 6 महीने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हमें कोई नई ड्यूटी देगा, कोई काम देगा तो हम उसको जस्टिफाई करेंगे। मगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड 6 महीने उनको कोई काम देने में नाकाम रहा। 50 लाख रुपया उनको डेफिनेट वो भेजता रहा, मगर उसके बाद जब उनका 1-2 महीने बाकी थे तो उनको उन्होंने कहा रिजाइन करें, हम आपको नहीं लेकर चल सकते। ये कब होता है इनकम्पिटेंसी, जो अभी आप साहब ने बात की। अब देखें, मेरे पास 3-4 मास्टर डिग्रीज हैं, मगर मैंने ब्रॉडकास्टिंग का या ये जो आपका मीडिया का इसमें मेरे पास स्पेशलाइजेशन इसकी डिग्री नहीं है, ना मेरे पास कोई एक्सपीरियंस है। अब मुझे यहाँ पर लाके किसी भी इदारे का आप चेयरमैन लगा देंगे ब्रॉडकास्टिंग का या ये मीडिया के किसी भी ग्रुप का, उस इदारे की बर्बादी शुरू हो जाएगी। बिल्कुल, क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस ही नहीं है उसका। इसी तरीके से मेरे पास क्रिकेट का भी एक्सपीरियंस है, जो क्रिकेट खेलते हैं, जिनके पास एजुकेशन है, जिनके पास सारा कुछ है, आप उनको बाईपास करते हैं। आप लगा कर वहाँ से मीडिया से बंदा उठाते हैं, उसको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन लगाते हैं। वहाँ पर किसी की फैक्ट्री होती है, उसको उठाते हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन लग जाता है। वो एक कोई अखबार में जर्नलिस्ट होता है, उसको उठाते हैं, वो चेयरमैन लग जाता है। कभी कोई वो किसी और जगह पे काम कर रहा होता है, वहाँ से उसको उठाते हैं, वहाँ पे चेयरमैन लगा देते हैं। अब वो और इससे बड़ा डिजास्टर क्या, अब उनका टेन्योर क्या होता है, 6 महीने, 1 साल और 1.5 साल। किसी भी चीज़ को समझने के लिए आपके पास काफी टाइम आपको लगता है, उसको कम से कम 4-5 साल। क्रिकेट चेयरमैन आए, उन्होंने तो क्या बेहतरी की, उन्होंने भी तो कोई बेहतरी नहीं की। रमीज राजा साहब, मेरी अभी मेरी जो वो है मेमोरी में सबसे पहले नाम रमीज राजा साहब का आता है, वो भी तो चेयरमैन आए थे, वो भी तो क्रिकेटर थे। क्या बेहतरी हुई उनके टेन्योर में? देखिए, रमीज राजा का टेन्योर कितना टाइम पे था, बिल्कुल यही मैं बात करने लगा था ना कि आप टाइम भी थोड़ा देते हैं। जब आप टाइम नहीं देंगे तो फिर आपका डिजास्टर मजीद, एक तो आपको कॉम्पिटेंसी नहीं है उस फील्ड में, फिर उसके बाद आप टाइम भी नहीं देते। पाकिस्तान जूनियर लीग डिजास्टर नहीं थी रमीज राजा साहब के दौर में? देखिए, अगर उसको चलने देते, देखिए उसको चलने देते तो पता चलता ना कि उसको रिजल्ट क्या नहीं कर रहे हैं। जब वो हुआ ही नहीं है। रमीज राजा साहब फंसे किधर है? रमीज राजा उस बात पे फंसे हैं जो इमरान खान साहब का विजन था, जो 5 टीमें थी पूरे पाकिस्तान से बनाने की, उसमें, और उसके बाद जो डिपार्टमेंट को उसका एक्सक्लूजन था आपकी फर्स्ट क्लास क्रिकेट से। हुआ क्या कि हमारी 25 करोड़ की आबादी थी, हम वेलफेयर स्टेट नहीं थे, हम उनको सपोर्ट नहीं कर सकते जो हमारे जितने भी स्पोर्ट्समैन थे। तो जितना 5 टीमों में 25 करोड़ की आबादी को आप संभाल नहीं सकते। सिर्फ कराची की आबादी आपकी 4-5 करोड़ और उसकी सिर्फ एक टीम थी, पूरे इंटीरियर सिंध की, पूरे जनूबी पंजाब की आपकी एक टीम थी, कोई डिपार्टमेंट नहीं था। इसमें बेताशा बेरोजगारी फैली है और उसका जो सारा नजला है वो गिरा रमीज राजा के ऊपर। और मेरा ख्याल है कि उस वजह से सारा, और उन्होंने ऐसा कोई गलत काम नहीं किया, इस वजह से उनका काम खराब हुआ। अच्छा, मैं यहाँ पे हाफिज साहब से भी मशवरा लेना चाहूँगी इस हवाले से, इसी बात के आगे कि हाफिज साहब चलें चेयरमैन तक तो ठीक है, लेकिन जो बाकी जिम्मेदारियाँ हैं, सकैन मुश्ताक साहब आए, बहुत सारे क्रिकेटर्स आए, पीसीबी के अंदर आए, मुख्तलिफ नशिस्तों पर आए, लेकिन हमारी वो मिस्टेक्स ठीक नहीं हो पाई आज तक। हमारा स्पिन
वाला डिपार्टमेंट आज तक भी सफ़र कर रहा है, हमारी बैटिंग आज तक सफ़र कर रही है, लेकिन अगर हम लगा भी देते हैं किसी एक्सपर्ट को तब भी हमें उसका रिजल्ट उस तरह से क्यों नहीं मिलता? अच्छा, एक जो रमीज़ साहब का जिक्र है ना, उनके ऊपर बड़ी तनकीद रही है जब वो चेयरमैन थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, लेकिन चूँकि 2000 के बाद जब वो उस दौर में जब जनरल तौकीर ज़िया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन थे, तो उस वक्त भी उन्होंने काम किया था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में। उस वक्त जो उन्होंने काम किया था उसका पाकिस्तान को फ़ायदा भी हुआ था। और अगर वो उसी GM बनकर आए थे, वो पाकिस्तान की अकेडमी का इफ्तिताह उन्होंने किया हुआ है। ये उसके पहले इस अकेडमी के पहले डायरेक्टर वो थे, ऐसे ही ना जी रोफ साहब? बिल्कुल ऐसे, ठीक है। और उस वक्त जो पाकिस्तान में जो डेवलपमेंट हुई है ना आपके इंफ्रास्ट्रक्चर की, वो उस वक्त में हुए। उसके बाद अगर किसी ने किया तो बता दे। अच्छा, एक ये तो उनको अगर वो उस सोच के साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन की हैसियत से भी काम करते तो उनको कामयाबी मिल सकती थी, लेकिन इस वक्त हालात बड़े मुख्तलिफ थे जी। दूसरा, रऊफ़ का ये मानना, ये ठीक है कि उनको उतना वक्त नहीं मिला जितना मिलना चाहिए था, लेकिन बहरहाल जो ख़राबियाँ थी वो अपनी जगह पर मौजूद है। जहाँ तक ताल्लुक़ इस चीज़ का है कि किसको लगाना है किसको नहीं लगाना है, ये आप सारे क्रिकेटर्स जो हैं उठा के ले आएँ। कोई इंग्लैंड में एक बहुत मालदार शख्स था, उसने कोई पता नहीं बहुत भारी चेक जो है ना वो सर डॉन ब्रैडमैन को दिया कि मेरे बेटे को क्रिकेटर सिखा दें, क्रिकेटर बना दें, क्रिकेट सिखा दें, ठीक है। तो वो 7 दिन के बाद या 10 दिन के बाद ना उन्होंने उसको वो चेक वापस कर दिया। अच्छा। उस शख्स को उन्होंने कहा जी ये चेक क्यों, मतलब है जो चीज़ इसमें खुदा की तरफ से पैदाइशी तौर पर नहीं है, मैं कैसे डाल सकता हूँ? तो कोई कोच क्रिकेटर नहीं बनाता, कोई कोच क्रिकेटर नहीं बनाता। अगर कोच क्रिकेटर बनाते होते तो फिर आज वकार यूनस, वसीम अकरम, मुश्ताक अहमद, सकलैन मुश्ताक, सईद अनवर, जावेद मियादाद, इंजमामुल हक, मोहम्मद यूसुफ, इनके कोचों को होना चाहिए पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड के कोचेस में। इनको होना चाहिए ना, क्योंकि इन्होंने, वो तो अजीम कोच होंगे ना जिन्होंने ये प्लेयर लाए, वो तो फिर वो बड़े कोच हुए ना, दादा कोच तो वो हुए, उनको होना चाहिए था। अब ये यहाँ पर सिर्फ पैसे का खेल है, सिर्फ पैसे का खेल है। ये टॉप क्रिकेटर्स हैं, इनको अल्लाह ने सलाहियत दी, इन्होंने पाकिस्तान के लिए क्रिकेट खेली, विकेटें ली, रन्स किए, लेकिन बना के दिखाएं फिर सारे मिलके। कोई एक बंदा को, एक क्रिकेटर को तो सामने लाना बड़ी दूर की बात है, किसी एक की कोई एक खामी दूर नहीं कर पाए। हमने 5-5 मेंटोर्स रख दिए, कोई एक क्रिकेटर सामने नहीं आया, बट वक्त का मुकाबला सख्त में। रऊफ, एक आपका ज़रूर पॉइंट इस बात पे चाहूँगी, फ़खर जमान अब नहीं मौजूद ODI सीरीज़ के लिए। आसानी हो गई सिलेक्शन करने के लिए कि जी हाँ जी एक स्पॉट खाली हो गया, या मुश्किलात होंगी हमें इस ODI में वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ? देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ पाकिस्तान को किसी किस्म का भी मुश्किल का सामना करना पड़ेगा, और स्पेशली वो लॉन्ग फार्मेट तो खेल ही नहीं रहते हैं ज़्यादा। तो पाकिस्तान को मेरा ख्याल है कि कंप्रीहेंसिवली ये सीरीज़ जीतनी चाहिए, और अगर बाबर आजम को भी यहाँ पे चांस मिल रहा है पूरा, तो उसको जस्टिफाई करनी चाहिए। ये ठीक है कि उसके पूरे पाकिस्तान में उसकी फ़ैन फॉलोइंग भी है, उसके बारे में बात भी होती है, मगर उसकी अपनी परफॉर्मेंस को भी उसको मद्देनज़र रखना पड़ेगा कि आप कितने लंबे अरसे से पाकिस्तान टीम का पार्ट एंड पार्सल है, और कितने मेजर इवेंट्स आ चुके हैं, कितने वर्ल्ड कप्स हो चुके हैं, कितनी चैंपियन ट्रॉफी गुजर चुकी हैं, मगर आपकी परफॉर्मेंस क्या है। तो उनको मेरा ख्याल है कि एशिया कप से पहले एक अच्छा एक तैयारी का मौका मिल जाएगा। और मेरा ख्याल है कि इस एक सीरीज़ की एक वायद चीज़ यही देखने वाली होगी कि आया बाबर आजम फॉर्म में आते हैं या नहीं आते। बाबर आजम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये सीरीज़, पाकिस्तान के लिए हर सीरीज़ इंपॉर्टेंट है, बाबर आजम के लिए तो मेरा नहीं ख्याल कि बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको क्या फ़र्क पड़ता है, 2023 से अब तक उसकी कारकर्दगी ख़राब है, तो क्या फ़र्क पड़ा है? यहाँ पर किसी को फ़र्क पड़ता है? कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो जब अगर क्या ये जो ODI सीरीज़ में परफॉर्मेंस होगी ये रिफ्लेक्ट करेगी, और T20 में कहीं वो जगह बना पाएंगे या नहीं? नहीं, T20 बिल्कुल एक मुख्तलिफ किस्म का खेल है पाकिस्तान में, जिस तरीके से उसको लिया जाता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ना। वो अगर अच्छा होगा तो लोग आपको ऐसे बताना शुरू कर देंगे, एक पूरी हवा चलेगी, आंधी और तूफान आएगा बाबर के बारे में। और अगर खुदा न खास्ता अच्छा नहीं होगा तो फिर आपको ख़बरें मिलेंगी, बाबर को उसने ये कह दिया, उसने उसको ये कह दिया, उसने उसको ये कह दिया। असल मकसद से, असल चीज़ से तवज्जो हट जाएगी, और यही हो रहा है बरसों से। जो मकसद है उसको धुंधला कर दिया गया है, और लोग आपस में उलझ रहे हैं। इस सारी आपसी लड़ाई में, इख्तलाफात में जो मफाद परस्त हैं वो फ़ायदा उठा रहे हैं, और जो बोलने वाले हैं जिनको दुख हो रहा है क्रिकेट का, ऐसा नहीं है उनको भी दुख होता होगा, लेकिन उनका मफाद उनके दुख से ज़्यादा बड़ा है। बिल्कुल, तवज्जो उठाने की कोशिश अभी रिसेंटली भी की गई थी, जिसकी तरदीद फिर जो है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कि इस तरह कुछ नहीं हुआ, जो इनसाइडर्स आई थी लड़ाइयों की और वॉट, बट विद दैट वक्त यहाँ पे जोर का जोड़ का ख़त्म हो गया। 8 अगस्त से जो है वो शुरुआत होनी है दी ODI सीरीज़ पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज़। एंड विद दैट सवेरा पाशा को और मीर अफजीशान को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।